अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द मिड डे शो। तमाम तर तफसीलात और अपडेट के साथ 1 बजे की जब तक यह मौजूद हैं हम उसके ऊपर हाजिर हैं आपके साथ और तजिए तबसरे आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताते चलें कोई बड़े हैपनिंग सा जो है ये जो हफ्ता है वो स्टार्ट हुआ है और जो समात है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन अल्तवा के हवाले से वो चल रही है वो और ज़ेर समात है अभी भी जारी है। जबकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत इत्तेहाद को सुनने से इनकार कर दिया है। वो वजह ये बताई गई है कि उन्होंने कहा है आप तो बायकॉट कर चुके हैं। जबकि फारूक एच नाइक पीपीपी के वकील हैं, वो आए रोस्ट्रम पर तो उन्होंने आकर उनसे कहा कि क्या आपने बायकॉट नहीं किया, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने बायकॉट नहीं किया, हमें इस बेंच पर एतराज़ है। तो सब जो हुकूमती इत्तेहाद की जो वकला थे उनकी जानिब से कहा गया कि हम लोगों को बेंच पर एतराज़ है, बायकॉट नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया तो फिर हम लोगों को लिख के यानी तहरीरी लिखते हमें ये पहुँचाएँ हमारे तक कि आपने बायकॉट नहीं किया, तभी हम आपको सुनेंगे। उसके बाद सिलसिला यूँ हुआ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 3 रुकनी जो बेंच रह गया है उसके अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन जो अब रह गए हैं उन पर भी एतराज़ उठा दिया गया है। एतराज़ात में ये कहा गया है कि अक्सरियत से काजी फ़ाइज़ ईसा का जो फ़ैसला था उसमें ये आप 3-4 का जो झगड़ा लेकर बैठी हुई है हुकूमत और उनकी जानिब से कहा गया है कि हम लोग नहीं इसको सुनना चाहेंगे। उन्होंने ये कहा है कि 1 मार्च का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था अक्सरियत से दिया गया था इसीलिए उसको माना जाए। अब ये जो बहस है ये कहाँ तक जाकर पहुँचती है, क्या रुख अख्तियार करेगी, कहाँ जाकर पता चलेगा कि क्या आइनी बहरान रहेगा, 90 दिन की जो बाइंडिंग है वो उसके बीच में रहेगी कि नहीं रहेगी, इलेक्शंस का क्या सिलसिला है। क्योंकि देखें उल्तवा करते हुए नज़र आ रहे हैं इसलिए कि चीफ जस्टिस खुद नोटिस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। विद इन द जो ये चीफ जस्टिस और जो वकला के बीच की जो ये जंग है वो कहीं तूल ना इख्तियार कर दे, उसके ऊपर जो बेसिक मुद्दा है उसके ऊपर आप समझ लें कि डिलेइंग टैक्टिक्स ना ये आगे पहुँचा दे इस टॉपिक को। क्योंकि देखें इस टाइम पर हम लोग डिलेइंग टैक्टिक्स के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारा जो पाकिस्तान है इस वक्त इलेक्शंस उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है और इकोनॉमिकली आप देख लें पाकिस्तान बहुत ऊपर नीचे इस महंगाई का इन्फ्लेशन है, सब कुछ आपके दहाने पे लगा हुआ है और तलवार जो है वो लटक रही है। खैर इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि मैं हुकूमत के साथ बैठकर मुज़ाकरात नहीं करूँगा क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया है कि मेरे बहुत से और जो मेरी पार्टी के जो लोग हैं वो बात कर सकते हैं, मैंने बैठना नहीं है। इसके ऊपर बात भी करेंगे, बहुत से गेस्ट को लेकर आप तक उनके तज्ज़िये भी पहुंचाएंगे। आगे भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि आने वाले हमारे प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। मैं आपके साथ मौजूद हूं लबीबा तैमूर और मेरे साथ मौजूद हमेशा की तरह काशिफ बशीर खान साहब। जी कैसी हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप खराब हो रहे हैं? हाँ हालात तो ख़राब हो गए, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं जी, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। और मेरी बात सुने, मुझे ये बताइएगा अब जो समात जारी है उसके हवाले से हम बात करते चलें कि आपको क्या लगता है। मुझे तो लगता है कि ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स है ना ये हम लोगों को इलेक्शन वाले जो है ना लेकिन ले ही ना डूबे। देखिए बेसिकली हम तो डूब तो चुके हैं, ठीक है जी। इकोनॉमी आप जैसे आप अभी कह रही थी कोलैप्स हो चुकी है, लेकिन ये जो इस वक्त जंग शुरू हुई है जी ये मैं समझता हूँ कि बड़ी डिसाइसिव मोमेंट्स हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के और पाकिस्तान की अदलिया के लिए। आप देखें कि ये एक स्टोरी बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है। 1954 में पहली कानून साज असम्बली जो पहली दफ़ा तोड़ी गई थी वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने तोड़ी थी और उसके ख़िलाफ़ जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन जो असम्बली के स्पीकर थे वो सिंध कोर्ट में चले गए थे और उसके चीफ जस्टिस उस वक़्त एक अंग्रेज़ थे जॉर्ज कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने उसको बहाल कर दिया था, ठीक है जी। उसके बाद जो है जो मौलवी जनरल गुलाम मोहम्मद जनरल जो हमारे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे वो चले गए थे फेडरल कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट आज है वो फेडरल कोर्ट कराया करती थी किसी ज़माने में, तो उसके चीफ जस्टिस जो जस्टिस मुनीर थे। और उसके बाद जो हुआ कि 4 रुकनी बेंच ने उसकी जो वैलिडेट कर दिया डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जिसे हम नजरिया ज़रूरत कहते हैं, उन्होंने उसको करा दिया। लेकिन उस पर एक डिसेंटिंग नोट था जो कि बहुत बड़े हमारे पाकिस्तान के ज्यूरिस्ट थे
वो चीफ जस्टिस, वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। उन्होंने उसके ऊपर जो डिसेंटिंग नोट दिया वो तारीख का बड़ा सुनहरी हरफ में लिखा जाता है। उनका नाम था जस्टिस कॉर्नेलियस। तो आप देखें कि वो जो नजरिया जरूरत चला, उसके बाद 16 साल बाद जाके 1970 में इलेक्शन हुए, जिसमें उसको जो असेंबली तोड़ी गई थी का आइन साज। और उसके बाद फिर आपने देखा कि जब जनरल ज़ियाउल हक आया तो उसमें भी नजरिया ज़रूरत काम आया। अनवारुल हक की चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद नजरिया ज़रूरत बहुत सी जगहों पे यूज़ हुआ। उसके बाद जब हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ आए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनरल जो थे वो इरशाद हसन खान थे, वो भी नजरिया ज़रूर यूज़ किया गया और उनको 3 साल दे दिए गए कि आप जैसी मर्जी कानून साजी करें, आप जितनी देर मर्जी सदर भी रहें, जो मर्जी करें। तो मैं समझता हूँ कि आज नजरिया ज़रूरत जो है उसको अलाइव करने की कोशिश की जा रही है PMLN और PDM की तरफ से। और मैं समझता हूँ कि अदलिया पे जिस किस्म की यलगार हुई है, ये 1997 में जिस किस्म का हमला किया गया था नून लीग की तरफ से, उससे भी शदीद है। आज जजों के नाम देके और जजों का जो है उनकी तस्वीरें दिखा के उनको मैं समझता हूं कि अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है। और सुबह से जो आज सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो भी मैं समझता हूं कि दुनिया में कहीं नहीं होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो वफाक का नुमाइंदा होता है वो जो है उनको कह रहे हैं कि जी आप हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस सीनियर मोस्ट जजेस हैं और मैं समझता हूँ कि अभी जब ये रिटायर होंगे अताब बंदियाल साहब, इसके बाद दूसरे जो हैं एक टेन्योर के बाद जो इजाजुल हसन साहब हैं वो जो है वो बनेंगे, क्या उसका नाम है, चीफ जस्टिस। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है PDM की हुकूमत ने डिसाइड कर लिया है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे नहीं करना है। और मतलब आई फील शेम्ड कि जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं और जिस तरीके से जजेस का नाम लेके उनको जो है मलाइन किया जा रहा है। बहरहाल हर इदारे के एक तकद्दुस होता है, रिस्पेक्ट होती है, आपको करनी होती है। आप किसी रियासत में जब आप जो आपकी आला अदलिया है, एपेक्स कोर्ट है, आप उसके खिलाफ हो जाएं और सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो उसके ओबे करने से इनकार कर दे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी फेल्ड जो स्टेट है वो उसकी नज़ीर नहीं मिल सकती। सर हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, PTI से उनका ताल्लुक है, शौकत बसरा साहब शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बसर साहब मुझे बताइए कि जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, और मतलब आज तो अटॉर्नी जनरल ने भी कहा, लेकिन फारूक चनाइक ने कहा कि जी हमने बाइकआउट नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग्स हैं। तो अब तो मैं समझता हूं कि अब फुल कोर्ट की बात जब कर रही है हुकूमत और इत्तेहादी जमातें, उसके बाद जो 3 रुकनी जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके बेंच को उन्होंने कह दिया, ऐलान कह दिया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम इनका जो डिसीजन होगा उस पर इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होगी। आपका टेक? काशिफ बशीर साहब, मैं भी आपको सुन रहा था, आपने माशाल्लाह सहाफत में बहुत टाइम गुजारा है, बहुत तजर्बा है आपका और बहुत आपकी गहरी नजर है इन तमाम मामला पर। जी बहुत शुक्रिया। मैं भी बतौर वकील आपकी एक बात को इंडोर्स करता हूँ। देखिए इस वक्त इंतजामी और सियासी तौर पर हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जब हुकूमत हमला आवर हो जाए अपने इदारों पर, आप अंदाजा ये कीजिए कि मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास किस मकसद के लिए बुलाया गया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस साहबान पर हमला आवर होना है। जिस तरह की तकारीर की गई पार्लियामेंट के अंदर, वहां मैसेज दिया गया और उनके खिलाफ जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई, ये तो इतना अनफॉर्चुनेट है। इसका मतलब ये है कि आप जजेस को प्रेशराइज कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, और सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपको पता है कि हम इलेक्शन में नहीं जा सकते, आइन हमारा लिखा हुआ आइन मौजूद है, इस तरह पर जंगल का कानून होगा कि। और सबसे इम्पोर्टेंट बात काशिफ बशीर साहब एक और ज़हन पे रखिए कि ये जो मौजूदा बेंच है ये तो फैसला ऑलरेडी दे चुका है, अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए बैठा है। इन्होंने कोई नया फैसला नहीं देना, ये सिर्फ ये कहने के लिए बैठे हैं कि हमने ऑलरेडी एक फैसला दिया था, उस फैसले के ताबे आपने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया था। आपके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है, ये कौन सा ऐसा कानून मौजूद है जिसके ताबे आपने इलेक्शन 8 अक्टूबर को कर दिया?
तो अब ये बतौर स्टेट हमलावर हो रहे हैं पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे पर। और मैं फिर कह रहा हूं कि जब ऐसे हालात होते हैं इसका मतलब ये है कि अमली तौर पर हम नाकाम हो चुके हैं अपने उन जजेस को, अल्लाह के बाद जिसकी तरफ पूरी कौम देखती है। और किस तरह की गुफ्तगू। शौकत बसरा साहब, मतलब आप तो गवाह हैं 97 में जो हुआ था, मैंने भी खैर देखा था उस वक्त, तो हमने भी इसको कवर भी किया था। लेकिन आज जो पोजीशन है, मैं कहता हूं कि अगर ज़ाहिर है कि डिसीजन तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने दे दिया है, लेकिन ये जो पोजीशन बनाई जा रही है अवाम को भी कंफ्यूज किया जा रहा है। इवन सो मच सो कि सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जा रहा है कि जी वो 5 रुकनी बेंच नहीं था, 7 था। और अटॉर्नी जनरल जो वफाक का नुमाइंदा होता है वो आज इस पर आर्गू कर रहा था चीफ जस्टिस साहब से कि जी वो 7 रुकनी बेंच था, पहले 9 था, फिर 7 था। तो अब इसके बाद तो हालात तो ज्यादा खतरनाक नहीं हो रहे? क्या इस वक्त तलाश किया जा रहा है, कुछ जस्टिस मुनीर को ढूंढा जा रहा है दोबारा? काश भाई, बात को आप भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पूरी कौम अंडरस्टैंड कर रही है कि जानते बूझते समझते हुए ये हमलावर हो चुके हैं अदालतों पे। और आपने बिल्कुल सही कहा, 97 में जो सीन हुआ था अब उसमें कोई कसर बाकी रह नहीं गई। अटॉर्नी जनरल जो कि हुकूमत का नुमाइंदा है, जो कि वजीर आजम को और स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वो चीफ जस्टिस और सीनियर 3 जजेस को कह रहा है हमें आप पे एतमाद नहीं है। किस बात का? इसका मतलब यह है कि ये आइन को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। देखिए, आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है 90 डेज से आप ऊपर नहीं जा सकते। अमली तौर पर इस वक्त पाकिस्तान आइन से मावरा हो चुका है, आइन से इन्हिराफ हो चुका, जंगल का कानून नाफिज हो चुका है बस्सा साहब, अमली तौर पर। बस्सा साहब, मुझे बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब ने जो केस सुना फ्राइडे को, उन्होंने दोनों पार्टीज को यानी कि हुकूमत को और अपोजिशन, आप ही हैं अपोजिशन पीटीआई है, उन्होंने कहा जी आपस में मामला तय करें और कुछ जो बैठ के डिसाइड करें। तो मेरा जो एज फार एज आई नो, अयाज सादक साहब के घर में कोई मीटिंग हुई भी जो बेनतीजा हो गई, उसके बाद भी कोई आप लोगों की आपस में मुज़ाकरात के लिए, इलेक्शन की डेट के लिए कोई पीटीआई और हुकूमत के दरमियान में कोई मीटिंग हुई? जी बैठने के लिए तैयार है। बैठना किस इशू पे है? इसी इशू पे बैठना है ना कि हम सबको मुतहद रखे हुए पूरे पाकिस्तान को, आईने पाकिस्तान। हमारा उस पर मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि हमने अपनी असम्बलियां तोड़ी, आज तक अनप्रेसिडेंट है कि कभी किसी ने अपनी हुकूमत तोड़ी हो। हमने तो सिर्फ इस बुनियाद पर तोड़ी कि 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन करवाएंगे। उसकी वजह पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो जिसको पूरी कौम का इत्मीनान हासिल हो। अगर ये करवाना चाहते हैं, ये कहते हैं कि हम इकट्ठे इलेक्शन करवाने, बिल्कुल इनसे डायलॉग हो रहा है, हम इनके साथ राब्ते में। हमने कहा मोस्ट वेलकम, आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी एक लचक दे दी है। जो पहली जजमेंट उन्होंने दी थी उसमें कहा था कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात है तो आप शेड्यूल को कुछ आगे लेकर जा सकते। लेकिन बस्सा साहब, अगर एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे इमरान खान के साथ, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं भी इनके साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं इनको समझता हूं कि ये चोर डाकू है और मैं माजी में इनको चोर डाकू कहता रहूँ, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन चोर डाकू है। तो फिर ये जो पॉलिटिकल इस वक्त हीट है जो बहुत मतलब लेवल पे जा चुकी है, जो जाती दुश्मनी में कन्वर्ट हो चुकी है, इसको कैसे हम डिफ्यूज करेंगे? उसके लिए देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि सियासी जमातों के अंदर कन्फ्रंटेशन होती है, हर मुल्क के अंदर होती है। उसके लिए हर इदारे का अपना रोल होता है। अब पार्लियामेंट से बात निकल कर चली गई, हालांकि बहुत आइडियल था कि हमें अपने इश्यूज अपना हाउस इन ऑर्डर खुद करते, पार्लियामेंट में इश्यूज को रिजॉल्व करते। बदकिस्मती से अगर ये पार्लियामेंट से निकलकर हमारी आला तरीन अदालत में पहुंच गए हैं तो आला तरीन अदालत जो कानून और आइन है उसके मुताबिक सेटल करें। आपको याद होगा काशिफ साहब, ये जजेस उस वक्त बहुत अच्छे थे, ज्यादा दूर की बात ही नहीं है। यही चीफ जस्टिस साहब थे, इन्होंने सो मोटो लिया और इनकी हुकूमत बनवा दी और हमें कहा कि आप लोगों ने गैर आईनी काम किया। और हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि हम जजेस को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है हम फैसले को किस तरह तस्लीम करेंगे जब हम जजेस को नहीं मान रहे, हम बेंच को नहीं मान रहे। तो मैं फिर यही बात कहूंगा काशिफ साहब, हालात ये है कि इन लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि हमने रियासत पे हमलावर होना है, हमने अदलिया जो पाकिस्तान में आइन और कानून की मुहाफिज है, जो इंसानी हकूक की मुहाफिज है,
उसके ऊपर हमलावर हो चुके हैं अमली तौर पर। आप ये देखें कि ये 13 जमातें हैं, ये वो जमातें हैं जो कहने को कहती है कि हम बहुत जमहूरी हैं। जमहूरियत क्या है? ये जमहूरियत है। शौकत बसर साहब, आप अपनी शौकत बसर साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन, बातें तो आपसे बहुत करनी थी, लेकिन जो आपको पता है जो वक्त की तंगी है वो आड़े आती है। आपने बहुत अपनी सियासत का जो बहुत गोल्डन पीरियड है पीपल्स पार्टी के साथ गुजारा। आज भी जो हमारे पास इनर रिपोर्ट्स हैं वो यही है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के बैकडोर कुछ मामला चल रहे हैं जो आपके उनके साथ, और ये जो इस वक्त जो पॉलिटिकल केओस और अदालती केओस में से कहूँगा चल रहा है, इसमें पीपीपी जो है वो बैकअप कर जाएगी, नून लीग में भी अकेली रह जाए। इस बात में कोई सदाकत है जी? देखिए, पहली बात तो ये, पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आइन के खालिक थे। उन्होंने पूरी कौम को इकट्ठा किया था और कंसेंसस डॉक्यूमेंट जिसको हम आइन कहते हैं वो तैयार किया था। पहली तो बदकिस्मती ये है, उनका तो बड़ा वाज़ेह स्टैंड होना चाहिए था कि हम बताएं कि उस आइन के खिलाफ किस तरह जाए जो 90 डेज से ऊपर इलेक्शन को नहीं लेके जाता। मैं फिर तवक्को रखता हूँ, अभी भी मैं इसलिए तवक्को रखता हूँ पीपल्स पार्टी से, मैंने खुद उसके अंदर काम भी किया है। इसके बावजूद कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी के बाद वो पीपल्स पार्टी नहीं रही, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को और जरदारी साहब को ये देखना है कि जिस आईने पाकिस्तान के तहत पूरा पाकिस्तान चल रहा है और उसकी खालिक जमात पीपल्स पार्टी है, उनको इस आइन को इंश्योर करना है। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि उनके मौक़िफ़ में लचक है। हमारे साथ राब्ते में तो मैं बिल्कुल ये खबर देता हूँ कि हुकूमत की सिवाय फजल रहमान के तमाम जमातें राब्ते में हैं। वो हमसे डर, और ये बात को मानते भी हैं आपकी रिकॉर्ड, और कहते क्या है कि चलो जी ऐसा करते हैं कि ऐसा तरीका निकाल लें कि इलेक्शन इकट्ठा हो जाए। हमने उनको कहा है हम इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि मैंने ये बात के लिए बड़ी अहम है, कश्मीर जरा सुनिएगा। जी जी प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने जब पहला फैसला दिया था, ऑलरेडी आपका जो इलेक्शन शेड्यूल है 90 डेज से ऊपर चला गया है, लेकिन वो किसके ताबे गया है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ताबे। अभी भी हमने उनको ये अंडरस्टैंडिंग दी है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कवर दे दिया है, उन्होंने 30 अप्रैल का कहा है अगर आप इकट्ठी इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो आइए, हम इस बात के लिए तैयार है। आप इलेक्शन की डेट कर लें इकट्ठी, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम उसके लिए तैयार हैं। नहीं, लेकिन शौकत साहब आप ये भी तो देखिए कि इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात में मैं नहीं बैठूंगा, मेरे दीगर पार्टी के रकीन जो है वो बैठेंगे, तो वो कैसे होगी? आप वही तो बता रही हैं कि उनकी वर्थ ज्यादा है। यहाँ आपको लगता नहीं शौकत साहब के ईगो जरा बाद में कर लेनी चाहिए कि इमरान खान जो बात करेंगे उनकी वर्थ और वैल्यू ज्यादा रहेगी? बात कर रही हैं आप, जब एक बाकायदा वफद डेप्यूट किया गया, वो कौन लोग हैं? वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको कौन नॉमिनेट कर रहा है? उनको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान नॉमिनेट कर रहे हैं। साहब टाइम हमारे पास कम है, मुझे 1 लाइन आंसर दे दीजिए। आज जो है चौधरी एतजाज अहसन और लतीफ खोसा साहब आपके साथ खड़े हैं, बल्कि आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन रजा रब्बानी जैसे लोग कहाँ चले गए जो कि जो फौजी अदालतें बनाने पर असम्बली में आंसू बहाते थे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे इंतहाई अफसोस है उन लोगों पे जो बहुत प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, खास तौर पे मैं पीपल्स पार्टी का जिक्र करूंगा। मैं चूंकि पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, यकीन मानिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी की जो रूहें तड़प रही होंगी कब्र के अंदर, मैं आज भी कहता हूँ उन लोगों से, उन पाकिस्तानियों से, उन वकला से कि खड़े हो जाए आइन की सरबुलंदी के लिए। अगर आज आइन एक दफा फिर टूट रहा है, बल्कि टूट चुका है, तो आप पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच बसर साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। पीपीपी तो आज भी ये आपको पता क्लेम करती है कि हम लोगों की जो पार्टी है वो है ही आईनी, हम तो करते ही उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो और बाकायदा वो एक ये वो टैग है जो उन पे लगा हुआ है, वो कहते हैं हम उसको लेकर चल रहे हैं। ऐसे होता नहीं है ना कि आप पीडीएम के इजलासों में भी बैठते हैं और आप खुल के सामने भी नहीं आते हैं। आपके जो 2 बड़े सीनियर मोस्ट लॉयर्स हैं पाकिस्तान के टॉप क्लास, लतीफ खोसा साहब और एतजाज अहसन साहब, वो आइन की बात करते हैं, वो कानून की बात करते हैं, लेकिन जो स्टांस इस वक्त पीडीएम ने लिया हुआ है, और आप एक तरफ हुकूमत में भी हैं पीडीएम के और दूसरी तरफ आप बयान देते हैं कि हम उसका हिस्सा भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि हम अलायंस, हमने तो कभी भी अलायंस है तो और किसको कहेंगे? ये किसको बेवकूफ बनाते हैं? देखिए बात सुने, ये अलायंस है, ये इत्तेहाद है, ये गठजोड़ है, ये हुकूमत में सब हैं, 14 जमातें हैं, सब हुकूमत में हैं। हाँ। आज जब इनके सर पे उनके साथ हैं, आज जब इनके सर पे पड़ी है, इनको पता है अवामी हिमायत हमारी खत्म हो गई है, तो ये वो कहते हैं हम हमारी हुकूमत नहीं है, वो कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं। तो भाई पाकिस्तान को 11 माह में 12 माह में किसने डुबो दिया?
आज पाकिस्तान को इतने बॉटम लाइन पे किसने पहुंचाया? आप लोगों ने पहुंचाया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यानी कि इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि पीडीएम को अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है और अभी इलेक्शन नहीं हुए तो फिर अक्टूबर में भी नहीं होंगे। उनकी जानिब से ये कहा गया और उनकी जानिब से भी कहा गया कि मार्शल लॉ अब नहीं लग सकता। प्लस आपको बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंटी पार्टी का इजलास आज 1 बजे होने जा रहा है। हो चुका है। इलेक्शन में जो सारे सियासी सूरत हाल, समाजी सूरत हाल और जो सब कुछ सिलसिले हैं वो आप समझ लें कि ज़ेरे गौर आएंगे, डिस्कस करना चाहेंगे। वो हुकूमत का 3 रुकनी बेंच पर जो अदम एतमाद सामने आया है उसमें उन्होंने एक ही दिन इलेक्शन कराने का मुतालबा भी लिया गया है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली इशफाक, माहिर कानून है। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर अगर ये बता दीजिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत की तरफ से अमल नहीं किया जाएगा तो किस पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है? देखिए, अपैरेंटली दिस इन माय ओपिनियन इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। आपने ये देखा कि जो हुकूमती पार्टी या जो पीडीएम है इसने जो अपना इजलास किया वहाँ पे जो इन्होंने फाइनली रेजोल्यूशन की और एक स्टैंड जो है वो फाइनलाइज किया कि कोर्ट ऑफ लॉ में ये लेना है, आज ये उससे अपैरेंटली कोर्ट ऑफ लॉ में किसी हद तक रिट्रैक्ट कर गए हैं। फर्स्ट यहाँ से आपने न्यूज सुनी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 3 मेंबर्स बेंच की प्रोसीडिंग है इनका बाइकआउट करेंगे, वो भी नहीं हुआ। और आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने कि भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ये प्रोसीडिंग से हुकूमत जो है वो बाइकआउट करके। सो दे हैव जॉइंड द प्रोसीडिंग और जो बाकी पीडीएम की जमातें हैं उनके भी वकला ने अदालत में फर्दर ये बयान दिया कि वो इस कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। जहां तक सवाल ये है कि अब ये डिपेंड करता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर क्या पास करती है और स्पेसिफिक ऑर्डर किसको पास करती है। क्या ये ऑर्डर हुकूमत के लिए होगा, क्या ये हुकूमत के चंद इदारों के लिए होगा जैसा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, जैसा कि डिफेंस मिनिस्ट्री। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ऑर्डर में स्पेसिफिकली डायरेक्शंस किसको देती है। कि आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं? आप क्या प्री एज्यूम नहीं कर रहे कि ऐसा कोई ऑर्डर आने वाला आज? देखिए, मैं ये बिल्कुल अज्यूम कर रहा हूँ कि जिस तरह प्रोसीडिंग आप जब भी कोई एनालिसिस देते हैं तो वो देखते हैं कि जो करंट प्रोसीडिंग है उसका जो हदों खाल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स, वो आप उससे क्या असेस करती है। सो फॉर द टाइमिंग आपने इस 3 मेंबर्स बेंच की कंसिस्टेंट अप्रोच देखी है कि दे आर वेरी क्लियर, दे आर हैविंग अ क्लैरिटी ऑफ थॉट ऑन अ सिंगल पॉइंट ऑफ लॉ। ये इलेक्शन जो कमीशन का शेड्यूल है इलेक्शन का वो 90 डेज आपने देना है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1988 के जो हमारे प्रेसिडेंट सेट है उसका हवाला आज दिया और ये कहा कि अगर कोई उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तारीख में तब्दीली अगर कोई हो सकती है या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का डेट दे दिया ऑफ इलेक्शन, अगर उसमें कोई तब्दीली हो सकती है दैट कैन ओनली बी डन थ्रू एन ऑर्डर पास बाय अ कोर्ट, नॉट बाय द इलेक्शन कमीशन। अब आपने ये देखना है कि ये भी मुमकिन हो सकता है कि जो पहले इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डेट फिक्स की गई है 30 अप्रैल, ये हो सकता है कि इलेक्शन की डेट सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी बढ़ा दे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट क्योंकि उसका हवाला दिया गया है। बट वंस व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इफ एंड व्हेन द सुप्रीम कोर्ट विल पास द ऑर्डर एंड गिव अ स्पेसिफिक डेट, ये फलां डेट को आपने इलेक्शन करवाने हैं, उसकी भी डायरेक्शन में जो सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली जिसको डायरेक्शन देगी कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ किस तरीके से ताउन करना है। नाउ इट ऑल अच्छा मैं साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एज ए ज्यूरिस्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज जब असेंबली को टूटे हुए तकरीबन 3 माह होने को आए हैं और आपकी डेट जो है उसके ऊपर ऐसा जो डिले किया गया जो मैं समझता हूँ कि मुजरमाना गफलत है, तो क्या इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बाद में कोई इनको जो है वो सजाएं देगी? मेरे ख्याल में तो देनी चाहिए क्योंकि आइन से खिलवाड़ तो किया गया। देखिए, आपका क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है। आइडियली स्पीकिंग तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ही करना चाहिए कि वो तमाम लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे आज तक रुकावटें हायल की हैं, दे शुड हैव बीन प्रोसीडेड अंडर ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। स्ट्रेट अवे उनको करना चाहिए था और एग्जाम्पलरी किस्म की उनको पनिशमेंट देनी चाहिए थी ताकि ये जो आपने जो फ्लेक्सिबिलिटीज और टेक्निकलिटीज और लीगैलिटीज की बेसिस पे क्रिएट करते हैं विद मैलाफाइड इंटेंट, ये दरवाजा हमेशा ये बंद हो जाता और हमारे मुल्क में इस तरह की एग्जाम्पलरी पनिशमेंट ना देने की वजह से ही जो है वो लोग जानबूझ के जो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज क्रिएट करते हैं ऑन वेरियस डिफरेंट ग्राउंड्स,
उसकी हमेशा गुंजाइश बढ़ती नजर आती है। सो मैं आपसे इस हद तक तो इत्तेफाक करता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा होगा? नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे एक तरफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपकी पॉस्चरिंग करती दिखाई देती है और फिर उससे रिफ्यूट करती है। कभी ये एग्रेसिव पॉस्चर्स देते हैं, कभी ये डिफेंसिव पॉस्चर्स देते हैं, कभी कहते हैं कि हम इसका बाइकआउट करेंगे, कभी कहते हैं इसके अमल दरामद भी करेंगे, कभी फिर जो है। मीर साहब, आपकी बात से ही मेरे क्वेश्चन एक आया कि अगर डिसीजन आ जाता है, जो डेफिनेटली आपकी जो एजम्पशन थी वो ठीक है, क्योंकि कानून और आइन से हट के डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट से आ ही नहीं सकता है। तो जो ऑर्डर आता है, जो अगर मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा और डिले भी कर देते हैं, 10-15 दिन का, मैं से ज़्यादा तो नहीं करेंगे, तो उसके बाद उसकी ओबेस नहीं होती, कंप्लायंस नहीं की जाती, तो फिर कहाँ पे खड़ा होगी रियासत पाकिस्तान? जैसे रियासत पाकिस्तान ये हो नहीं सकता। देखिए, आपने दो चीजें देखी हैं, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। आपने देखा कि इस वक्त तक जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत हमें फंड नहीं दे रही, जिसकी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब सेक्रेटरी फाइनेंस को बुला लिया है। अब सेक्रेटरी फाइनेंस को उसमें देखना यह है कि फाइनेंस देने के लिए क्या डायरेक्शन सेक्रेटरी फाइनेंस को देंगे या हुकूमत को देगी सुप्रीम कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखना है कि सेक्रेटरी डिफेंस को भी सुप्रीम कोर्ट ने आज तलब किया हुआ है और देखना यह है कि आपको डायरेक्शन आती है, अगेन वो हुकूमत को देगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देगी या बराह रास्त सेक्रेटरी डिफेंस को देगी। जहां तक आप देखें कि माजी में जो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन गई है उसमें फौज पाकिस्तान का रोल देखें तो उसने हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स हैं उनकी फुल कंप्लायंस की है। तो पॉस्चरिंग जो सुप्रीम जो इस वक्त नजर आती है कि वो ऑर्डर करने का इरादा रखते हैं, उसकी हद तक। लेकिन मियां साहब, हमारे व्यूवर्स को एक बात बताइए एज ए ज्यूरिस्ट कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, उसके बाद जब जिस तरीके से हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो हेड सेक्रेटरीज हैं उनको बुला के मीटिंग्स करते रहे, आईजीज को बुला के मीटिंग करते रहे और चीफ सेक्रेटरीज को बुला के मीटिंग करते रहे। आप मतलब मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को बताइए कि जब निगरान हुकूमतें आ जाती हैं तो उसके बाद जो इख्तियारात हैं वो उनके जो हैं वो मीटिंग करने वाले हैं कि ऑर्डर देने वाले हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के? लाइन ड्रॉप होगी। देखिए, बात तो बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त हो रही है कि इस वक्त जो आइन की तशरीह है, इम्प्लीमेंटेशन है और कंप्लायंस है, उसको वो स्टेक पे है पाकिस्तान में। क्योंकि एक तो देखे ना, एक टोला जो है मतलब हुकूमती टोला जो है वो इस वक्त कह रहा है कि हम जो है आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। उनके वकला जो हैं, उनके अटॉर्नी जनरल जो है, उनके जो सियासी मशीरान हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। सो मच सो कि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने जिस तरीके से आर्गू किया जा रहा है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम है। इरफान कादर साहब हमारे दोस्त भी हैं, साहब का अटॉर्नी जनरल भी हैं, वो उनको इस मकसद के लिए लाया गया कि जी वो सुप्रीम कोर्ट में जाके जो मामला था ख़राब करें। बल्कि ये जो अब मेरा ना बड़ा कोई मासूमाना सा आपके साथ एक सवाल है। आपने कहा जैसे कि आइन की तशरीह की जा रही है, इतने सालों से पाकिस्तान बना हुआ है, आइन की तशरीह अब इतना फस क्रिएट करके, मेस क्रिएट करके आपको क्या इससे कबल आइन की तशरीह या आपको आइन की समझ बूझ नहीं थी? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 73 का जी, ये ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया गया है। और मैं अपने व्यूवर्स को भी बता रहा हूँ, शायद आपको मालूम हो या ना हो, क्योंकि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन शेप में है, रवायात में है। और आज आप देखें कि वो वेलफेयर स्टेट है और हमारा रिटर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है होने के उसके साथ ऐसा मजाक किया जाता है, उसके साथ भी आपको समझ बूझ आपकी पूरी नहीं है। हर दौर में अपने मफादात के लिए उसको मोम की नाक बनाया जाता है। अली साहब हमारे साथ हैं जी। अली शफाक साहब, कैन यू हियर मी? जी जी, आई कैन हियर यू नाउ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो इस वक्त पोजीशन हम देख रहे हैं कि फरूक है चिन्नाइक हो गए या फिर आपके अटॉर्नी जनरल हो गए, वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने कह रहे हैं जी हमें आप पे एतमाद नहीं है। और ये मैं जो ये भी चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये जो 3-2 का बेंच और 4-3 का बेंच या 4-5-2 का बेंच, ये 7 बेंच है और ये इन्होंने जो कंफ्यूज किया है आवाम को, ये मैं चाहूँगा थोड़ा सा रिव्यू कर दीजिए दोबारा। और फिर फुल कोर्ट की भी इस्तदा जो की गई है उसके हवाले से बता दीजिए कि क्या बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि किसी की ख्वाहिश के ऊपर फुल कोर्ट जो है बेंच बनाया जाए।
देखिए, हमने ये देखा कि मुल्क भर में जो सियासी जमातों को साइड पर रखते हैं, आप प्राइवेट पहले अफराद की बात कर लें कि प्राइवेट लिटिगेशन में लोग अदालतों में जाते हैं और कभी ना कभी कुछ ना कुछ कोई उनको रीजनेबल बेसिस नजर आती है कि आप अपनी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी जज को रिक्वेस्ट करते हुए कि आप अपनी अदालत से केस ट्रांसफर कर दें, उसके लिए कुछ इक्का दुक्का वैलिड रीजन वो ये होती है कि कोई किसी शख्स का रिश्तेदार जो है वो जज साहब का वो लिटिगेटिंग पार्टी होता है, किसी चेंबर में किसी वकील साहब ने जज साहब के पास वकालत की होती है, ये तो वो कोई लेजिटिमेट और वैलिड बेसिस नजर आती है किसी बेंच पर एतराज करने की कि चाहे खुद ही फरीक जो है एक या कोई दूसरा फरीक पॉइंट आउट कर दे तो बेंच के पास से केस ट्रांसफर हो जाना चाहिए और हो भी जाता है। ये वैलिड रीजन होती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बेसिस पे। लेकिन इन हालात इन बेसिस के अलावा अगर प्राइवेट पार्टी किसी बेंच के ऊपर एतराज करे तो उसकी कोई बेसिस नहीं है। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट जो है, अब मैं ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दुनिया के किसी मुल्क में ये रवायत हो कि किसी हुकूमती जो सा है वो फरीक की तरफ से अदालत में कहा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि जो हुकूमत वक्त है वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतबार नहीं करती और खासकर ऐसा बेंच जिसको के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो हेड कर रहे हो। तो ये जो डेंजरस किस्म के प्रेसिडेंट है और ये जो डेंजरस किस्म की एक एग्जाम्पल्स है, ये हमारे मुल्क में जो है एक अनोखी किस्म की रवायत ये डाली जा रही है। और ये दिस इज स्पीकिंग अबाउट द लोएस्ट ऑफ द कैलिबर ऑफ द पीपल सिटिंग इन द गवर्नमेंट। यानी कि इससे नीचे कोई इंसान गिर नहीं सकता हुकूमत में बैठा हुआ कि जब वो मुल्क के एक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट को जिसको हेड कर रही थी जस्टिस उन पे एतमाद कर दे, तो मेरी नजर में इसकी कोई किस्म की नहीं। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद जो है वो जो क्लेम कर रही है और जो वो चाह रही है उनका तो स्टांस बहुत क्लियर है ना। आप जिस तरह कह रहे हैं कि वो उनको खुद भी समझ नहीं आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं, लेकिन वो उनका स्टांस तो क्लियर है। वो तो लॉजिकली कह रहे हैं कि जी हमें तो फुल कोर्ट चाहिए। देखिए, वो उनकी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ये केस जेर समाअत नहीं है, जी एग्जैक्टली सैकड़ों केसेस जो है वो जेर समाअत रोज होते हैं और वो लोग सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के लिए कई साल इंतजार करते हैं इस अपने केसेस में। अब ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने विजडम में पहले जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया और उसको दोबारा 2 to 3 टाइम्स जो है वो बेंच को फ्रेशली दोबारा जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट किया, उसके बाद अब आप ये स्ट्रेट अवे उससे तमाम प्रोसीडिंग से डिपार्चर करते हुए दोबारा बैक टू द स्क्वायर वन सुप्रीम कोर्ट को ले जाए और कहें कि आप फुल कोर्ट बेंच बना दें। और फिर आप ये देखें कि जो अपनी हुकूमती मशीनरी है उसने अपनी पावर्स को और अथॉरिटी को किस लेवल पे एब्यूज किया अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए या अपना सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पर ले जाने के लिए। कभी एक ऑनरेबल जज की कोई ऑडियो निकाली, कभी दूसरे के साथ जो है वो स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश किया है। तो ये तमाम जिस भी मुमकिन तौर पर कोई घटिया और हथकंडे कोई भी हुकूमत मियां अली इशफाक साहब, अभी जो फ्राइडे को फुट नोट था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने कहा कि कल तक जो लोग जेलों में थे आज वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मेलाइन कर रहे हैं और साथ में उन्होंने कहा इनको इस मामले को बाद में देखेंगे। लेट्स अज्यूम कि ये जो है मामला जो उन्होंने कहा कि जिस मामले को बाद में देखेंगे, तो ये क्या हो सकता है? देखिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगेन यू नो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि अगर आज या कल सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग कंक्लूड करके डायरेक्टली डायरेक्शन देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, दैट मींस नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर बट द एंटायर कैबिनेट, कि आपने 100% आपने इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ ये कि फंड्स मुहैया करने हैं उसको इंश्योर करना है और आपकी जो फ्लिमसी बेसिस है कि आपने 100 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो मुख्तलिफ अपने पॉलिटिकल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पे लगा दिए हैं अवामी सतह पर, और आप 20 अरब रुपया सिर्फ जो कि एक पेटी अमाउंट है जहां पे पाकिस्तान में 2 सूबों के अंदर इलेक्शन का सवाल है एंड इट इज इन्वॉल्विंग अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। और इलेक्शन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, किसी भी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करने से इतनी मीक अमाउंट जो जिसकी जस्टिफिकेशन भी आपके पास अनअवेलेबिलिटी की कोई नहीं है, अगर तो हुकूमत को और कैबिनेट को ये डायरेक्शन कैटेगोरिकल चली जाती है कि फंड्स मुहैया करें और स्पेशल में अफवाज पाकिस्तान को ये हुक्म दिया जाता है कि आइन के तहत आपने हर सूरत जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ सिक्योरिटी ड्यूटीज करनी है, और उससे अगर ये डिफाइन करते हैं तो हुकूमत वक्त तो ये जो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को कोट किया इसको साथ मिला के देख लें, इन दैट सेंस फिर उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस हुकूमत वक्त के लिए। और बिल्कुल दुरुस्त तौर पर
सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दी वो फैक्चुअल स्टेटमेंट है। नहीं तो क्या मियां साहब जो आप कह रहे हैं कि वो अगर नहीं करते कंटेंट ऑफ कोर्ट लग जाएगी तो क्या नाअहली भी हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है होगी कि जब आपने एक दफा सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिशमेंट जो है वो दे दी, अवार्ड कर दी, चाहे वो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी होगी तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बिल्कुल वही होंगे। लेकिन मैं अली मियां साहब मैं समझता हूँ मैं यूसुफ ये जो इस वक्त मामलात हैं यूसुफ रजा गिलानी केस से ज्यादा सीरियस है और खतरनाक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप 1 लाइन आंसर दे दीजिए मियां अली इशफाक साहब। इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट है अदलिया से इजहार यकजहती के लिए वकला सुबह से सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए हैं, उन्होंने तो रास्ते भी बंद कर दिए और बाकी पूरे पाकिस्तान से बाहर के जो अहदेदार हैं उनसे मेरी जो 2 दिन में बात होती रही वो यही कहते हैं कि हमारे लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि अगर डिफेंस बार काउंसिल का जो है ना वो लाताल्लुकी का इजहार नहीं वो उनमें से वो सदर उनके साथ हैं तो वो बताओ वो सब लोग कह रहे हैं कि जी हमारे लिए है कि अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे ना किया, डिफाइंस हुई तो हम सब सड़कों पे होंगे। तो ये कैसे देख रहे हैं आप, हालात किधर को जा रहे हैं? तो लाजमी तौर पर इसको ऐसे ही देख रहा हूँ कि वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो उनकी सियासी जमातों से कोई वाबस्ती नहीं है, उनकी आइन और कानून से वाबस्ती, कस्टडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जो तमाम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून से वाबस्ती है वो लाजमी तौर पर आइन के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में आप देखेंगे कि एक दफा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और अगर हुकूमत ने उसको रजिस्ट किया तो आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में वकला जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों। थैंक यू वेरी मच अली इशफाक साहब, बानी आपकी। सर वकला जहाँ निकल आते हैं ना उसके बाद फिर मुश्किल होता है उनको रोकना। वकला भी निकल आते हैं, काश के हमारी कौम भी निकले अपने अपने कोक के लिए। मैं समझता हूँ कि आज जो बात हमने पहले की कि आज हुकूमत जो है इत्तेहादी हुकूमत जो है, वैसे तो नून लीग ही है, मेन सीटें तो उनके पास ही है ना, मजे तो इन्होंने लिए हैं ना अपनी जगह पर, लेकिन वो वजीर खारजा साहब तो 80-82 मुल्कों में घूमते रहे, वो अपनी इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। बाकी सारे काम तो ये डालते रहे, इन्होंने बेड़ा गर्क किया, तशद्दुद भी इन्होंने किया, इकोनॉमी भी इन्होंने कोलैप्स की और अब आइन से खिलवाड़ भी ये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है जो हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, जिसे मैं इनकी बात बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि हमारी हुकूमत नहीं उनकी हुकूमत। लेकिन काशिफ साहब मेरा कहना आपकी जगह पर, मैं भी ये बीच में कहती हूँ कि देखें आप कह रहे हैं आइन से खिलवाड़ किया रहे, वो अपने लॉजिक्स दे रहे हैं। वो लॉजिक है नहीं ना, वो लॉजिक वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर नहीं वो सुनने को लिए उनको जस्टिस कयूम चाहिए, उनको जस्टिस मुनीर चाहिए इस वक्त। लेकिन हमारे पास जो है हमारे जो है उमर तैयाब बंदियाल साहब, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे कि ये आइन और कानून की जो पासदारी है जो मेरे ख्याल में आज और कल की बात है वो हो जाए, ताकि हमारा जो आइन है वो सलामत रहे। गो के इसमें चेंजेस मांगते हैं। जाते जाते आप बता दें कि आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं, क्या हेयरिंग जब खत्म होगी क्या आएगा? देयर इज नो अदर ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि डेट अनाउंस होगी 90 डेज में इलेक्शन की। हाँ जी, उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन करवानी है उनको, और वो देखेंगे होगी और बड़ी सख्ती भी होगी इसके बाद। ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।